नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बीते 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही जो है भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थितियां बढ़ गई हैं और इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब जो है भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाए। इसको लेकर हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख से मुलाकात भी की है और इसी पर खास बातचीत करने के लिए और ये समझने के लिए कि आखिर अब भारत की तरफ से क्या रणनीति है आतंकवाद के खिलाफ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी भी जुड़े हुए हैं और इनके अलावा मेरे साथ जो है डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए, जिनसे हम ये समझेंगे कि आखिर अब भारत किस एक्शन मोड की तरफ आगे बढ़ रहा है जिससे पाकिस्तान जो है कपकपाने लगा है। सबसे पहले यूसुफ जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है, भारत सरकार की तरफ से किस किस तरह की जो है एक्शन अब लेने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। भारत के अंदर बैठकों का दौर जो है वो हाई लेवल की मीटिंग्स जो है वो होने लगी हैं। जिस तरीके से कल दो सेनाओं के प्रमुखों से प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात की है, साथ ही जो जम्मू कश्मीर के JNK के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कल आकर के दिल्ली में मुलाकात की है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का जुड़ा हुआ एरिया जो है वो बिल्कुल एकदम POK और बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। तो तमाम तरीके की जो मीटिंग्स का दौर है वो जारी है, तमाम स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जिस तरीके से नापाक हरकत जो है वो पाकिस्तान ने की है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हिंदुस्तान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम तरीके की प्लानिंग फिलहाल जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देश पर हमला हुआ है और ये आतंकी हमला नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई देश के अंदर ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए था और दिया भी गया। लेकिन इस बार अब बहुत हो गया है, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना बहुत जरूरी है। इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि एक अगर मान लीजिए आगे चल के युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उनके लिए तमाम तरीके की स्ट्रेटजी बनाना और तमाम तरीके की तैयारी करना जो है वो सरकारों का काम होता है। तो इस तरफ जो है जो सरकार है वो पूरी तरीके से हर एंगल पे काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब देना और कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाकर के पाकिस्तान को गंदी हरकतों से रोकने के लिए भारत जो और है ये भी साफ तौर पर इतिहास भारत का रहा है कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब जो है भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया भी गया है। और अब अनुपम जी, जिस तरीके से भारत सरकार के जो एक्शन मोड दिखाई पड़ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो है वायुसेना प्रमुख नेवी से मुलाकात भी की है और इसके अलावा दुश्मनों की खैर नहीं, इसको कि ऐसे भी समझे कि अब जिस तरीके से जो भारतीय सेना को रूसी मूल की इग्ला S मिसाइल 90 और खरीदने की तैयारी भी शुरू कर दी है, मतलब ये क्या संकेत समझे। देखिए, हिंदुस्तान की जो सेना है उसके 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि इनको हमने खुली छूट दे दी है। यानी कि अब वो फ्री हैं, वो अपने टारगेट चुन सकते हैं, अपना टाइम फ्रेम चुन सकते हैं और दुश्मन को कैसे ठिकाने लगाना है उसके ऊपर वो लोग बात कर सकते हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल दबाव था उसको सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया। अब इसके बाद चीजें होती हैं कि अब बात सेना पे आ रही है। सेना को काइनेटिक एक्शंस लेने हैं, सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मूवमेंट करने हैं और जब सेना क्या करेगी कैसे करेगी ये तो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको ये जरूर पता चलेगा कि जब वो कुछ चीजें होते हुए दिखती हैं तब समझ में आता है कि अब शुरुआत हो चुकी है। मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि सेना युद्ध लड़ने जा रही है। तो देखिए, दो चीजें, कम से कम दो चीजें ऐसी, दो इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें भी आप सिर्फ थल सेना के का ही मूवमेंट का अंदाजा लगा पाइएगा, क्योंकि थल सेना के बहुत सारे कॉन्वॉयज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रूप्स जाएंगे, संसाधन जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स और नेवी का जो भी यहाँ पर लड़ाई की तैयारियां होंगी वो हमको आपको भनक तक मिलेगी और हम जाके हमला कर देंगे। तो ये एक चीज होती है। तो जिस तरह का जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो साफ इसी तरह इंडिकेशन दे रहा है कि थल सेना को यानी कि आर्मी को प्रिपेयर कराया जा रहा है बैकअप के लिए और इसी वजह से इग्ला इंपॉर्टेंट हो जाती है। इग्ला एक और क्या अनुपम जी यही वजह है कि अब जिस तरीके से जो भारत सरकार का जो एकदम एक्शन मोड दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में भारत सरकार नहीं है, क्योंकि जो ये नापाक और कायराना हरकत पाकिस्तान ने की
सिविलियंस को जो निशाना बनाया, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये बहुत कायराना जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। क्या यही बड़ी वजह है कि अब पाकिस्तानी जो राजदूत हैं वो अमेरिका तक पहुंच चुके हैं, ट्रम्प के पैर पड़ रहे हैं कि भाई हमें बचा लो, हम तो बड़े खतरे में पहुंच गए हैं? यानी हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आता है, लेकिन बार बार मदद मांगने के लिए अमेरिका चले जाता है। मैडम 23 तारीख के दिन से ही पाकिस्तान एक्टिवेट हो चुका था। पाकिस्तान को पता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने वो लाइन क्रॉस कर दी है जिसके लिए भारत उसके ऊपर टूट के पड़ेगा। और जब वो लाइन क्रॉस हुई तो पाकिस्तान को पता था कि भारत के किसी भी हमले का जवाब देने की उनके पास ना ताकत है, ना उनके पास हैसियत है, ना कुव्वत है। और उसके बाद भी जब उनके पास अब और कोई चारा नहीं था कि इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ माइंड को वो आप प्रभावित करना चाह रहे थे। इसे आप देखेंगे पहले दिन से ही कभी चाइना से बात हो रही, कभी रशिया से बात हो रही, कभी अमेरिका से बात हो रही है, कभी ओआईसी से, इस्लामिक नेशन से बात हो रही है। लगातार पाकिस्तान अपने लिए एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत उस समय शांत था। देखिए भारत की जिम्मेदारी डबल है, भारत को इस कायराना हमले का बदला भी लेना है और इस तरह का बदला लेना है जिससे कि दोबारा इस तरह का हमला करने की जरूरत ना हो पाए। देखिए दोनों चीजें, भारत बहुत गंभीर है। भारत चाहता तो लॉन्च पैड्स को एक बार फिर तबाह करता, बालाकोट जैसे स्ट्राइक करता, उरी का बदला लेने की जैसे हमने करी थी वैसा कुछ करता, भारत कर सकता था। उसके लिए हमें बहुत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ बात करने समझाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भारत का इस बार सोच ये है, सरकार की सोच ये है, सेनाओं की सोच ये है कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि दोबारा इनका रिपीटिशन ना हो इस तरह घटनाओं का। और इसीलिए भारत की सरकार समय ले रही है, भारत की सेनाएं समय ले रही है। और जैसा मैं कह रहा था, काइनेटिक एक्शन होगा, यानी कि सेनाओं का युद्ध जरूर होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, अभी समय है, अभी तैयारियां चल रही हैं। आपने ईगला की बात करी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक तीसरा डोमेन एक्टिवेट हो चुका है। अभी इसरो ने पिछले हफ्ते ही स्पेस के ऊपर सैटेलाइट्स की डॉग फाइट सफलतापूर्वक करवाई है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। सैटेलाइट फाइट का मतलब होता है कि पाकिस्तान या चाइना जो इंटेलिजेंस गैदर करना चाहेंगे, हम जब चाहेंगे उनको हम सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकते हैं। तो हमने अपनी लड़ाई बहुत पुख्ता तौर पर हर एक डोमेन के हिसाब से लड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, एक्चुअल वॉर कब होगा ये हम और आप तभी जान पाएंगे जब पहली गोली चलेगी। और देखिए गोलियां एक्चुअल वॉर का हालांकि सबको इंतजार है यूसुफ जी। जिस तरीके से हालांकि काफी लंबे समय से जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही थी, ये देश डिमांड कर रहा था और ये समय की भी मांग जैसी लग रही थी कि अब एक्चुअल एक्शन तो होना चाहिए। तो अब ये समझे यूसुफ जी कि एक्चुअल एक्शन का समय अब आ चुका है, जिसकी जो सुबुगाहट है उससे ही पाकिस्तान डर गया है पहले से ही। जो बैठकें हो रही हैं बड़ी बड़ी, किस तरह से जो है भारत सरकार अपना जो है पूरा रोड मैप तैयार कर रही है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जब सर तो अच्छी तरह से जानते हैं, जब पाकिस्तान से जंग हुई थी तो बांग्लादेश जो है अलग हो गया था। तो पाकिस्तान की उसके बाद में जब हार हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं रही कि वो हिंदुस्तान से कभी आगे मुकाबला कर पाएगा। तो उसने छुप छुप के वार जो है वो पाकिस्तान ने करने शुरू कर दिए। उसने जो आप देखिए कि उसके बाद में जो कश्मीरी पंडित वहां रहते थे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, वहां पर हिंदू मुसलमान का बीज डाला गया। फिर उसके बाद देश के अलग अलग मौके पर बीज डाला गया हिंदू मुसलमान का। तो क्योंकि पाकिस्तान जो अपने तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो बीज डाल करके देश में एक अशांति, एक भ्रामक और एक जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम करता रहा था, लेकिन पाकिस्तान की कभी उस युद्ध के बाद में कभी इतनी हैसियत नहीं रही कि वो हिंदुस्तान से सीधे सीधे मुकाबला कर सके। क्योंकि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम जो हैं इस मुल्क में रहते हैं और इसकी वतन पर अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार है। ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से जानता है। हालांकि कुछ एलिमेंट हैं कि जो इसको बढ़ावा देते हैं, उनके एजेंडे पे काम करते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, वो भाग चाहे कहीं भी ले, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का खमियाजा उठाना पड़ेगा कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से ये आतंकी हमला किया है और निर्दोष लोगों को, क्योंकि आप सोचिए पर्यटक कहीं भी जाते हैं, पर्यटक अब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम दुनिया भर के पर्यटक जो है वो हिंदुस्तान घूमने आते हैं, लेकिन कभी भी किसी पर्यटक पर हमला नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों को पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया आतंकियों ने। तो ये वाकई बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत कायराना हरकत जो पाकिस्तान ने की है, इसका जवाब देना पड़ेगा। सर मेरा सवाल आपसे है, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान जो है
वो चौतरफा भाग रहा है। वो हर देश के साथ अपना कम्युनिकेशन कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे हिंदुस्तान से बचा लिया जाए। अगर हिंदुस्तान ये, क्योंकि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो हिंदुस्तान से उसका युद्ध हुआ तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को यूक्रेन की स्थिति में भी नहीं रख पाएगा कि यूक्रेन एक बहुत लंबा चल गया, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए बहुत छोटी सी कार्रवाई में पाकिस्तान जो है वो जमींदोज हो जाएगा, ढह जाएगा, उसका किला ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। तो क्या कोई मुल्क आकर के ऐसा पार्टिसिपेशन करेगा, कोई ऐसा पार्ट प्ले करेगा मुल्क की जो दोनों बीचों के बैठकर कड़ी बन सकता है, या फिर ये आर पार की तैयारी इस समय हो चुकी है? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। कुछ नेशंस हैं जो कि मीडिएशन की भूमिका निभा सकते हैं और उन्होंने शुरुआत कर भी दी है। देखिए, पहले ही दिन मुझे याद आता 23 या 24 तारीख को ईरान की तरफ से ऑफर आया था कि अगर भारत पाकिस्तान चाहेंगे तो हम मीडिएट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही इंडिकेशन था, यानी अमेरिका भी मीडिएशन करना चाहता है। चीन मीडिएशन नहीं करना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट देना चाहता है। उसने खुल के कह दिया है वो युद्ध में भले ही न कूदे, भारत के खिलाफ भले ही युद्ध न कूदे, क्योंकि उसके लिए चीन को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि उसको लगने लगा है कि ये भारत को परेशान करने का चीन को भी एक मौका मिल गया है। तो बैक चैनल से चीन उसको सपोर्ट करता रहेगा। जहां तक रूस का हमने देखा है, रूस का भी दखल बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि रूस अपने ही एक युद्ध में लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करेगी। तो यहाँ पर भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मीडिएशन की भूमिका तब तक नहीं आती है जब तक कि जंग शुरू नहीं हो जाती है। देखिए, अब अगर कोई भी बीच का रास्ता निकलेगा, लोग टेबल पर बैठेंगे तो जंग के बाद ही बैठेंगे। अब ये जंग कब होगी, किस लेवल पर होगी, किस तरह की होगी, किस तरह की स्ट्राइक होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बातचीत कब होगी। क्योंकि भारत ने, और जो भारत के जो भी अभी तक जो डिप्लोमेटिक और राजनयिक कदम रहे हैं, वो साफ दर्शा रहे हैं भारत इस बार बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत ने जो पहला ही कदम उठाया है वो सिंधु जल समझौते के स्थगन का, वही दिखा रहा था कि भारत इस बार बहुत ही दृढ़ निश्चय करके आया हुआ है। सरकार ने इस बार पूरी तरह से कमिट कर दिया है कि अब आर या पार की लड़ाई होने वाली है। तो सिंधु जल समझौता, जिसको हमने पिछले 7 दशकों से नहीं छेड़ा था, उसके ऊपर अगर हम बात करने लगे शुरुआती दौर पर ही, बाकी सब चीजें तो मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है कि राजनयिकों को वापस भेज देना या फिर अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर देना, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक्स है, या फिर पाकिस्तानी नेशनल्स को वापस भेज देना, इसमें कोई मैं बहुत बड़ी चीज नहीं देखता हूँ। लेकिन सिंधु जल समझौते का स्थगन ये उसी तरफ इशारा कर रहा है कि हम एक लंबी लड़ाई की भूमिका तैयार कर चुके हैं, हम इस नासूर को परमानेंट इलाज करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, चूंकि काइनेटिक एक्शंस में यानी मिलिट्री एक्शंस में अथवा डिले आपको दिखाई दे रहा है, काफी तरफ से ये बात उठने भी लगी है, देश के अंदर भी उठने लगी है कि भाई साहब कब लड़ाइयां लड़ेंगी, कब हमला होने वाला है। तो ये भी आप मान के चलिए कि अगर समय लग रहा है तो ये ठीक उसी तरह से जिस तरह 71 वार का आपने जिक्र किया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सेना अध्यक्ष स्वयं मानेकशॉ को कहा था आप अटैक कर दीजिए। उन्होंने कहा था मैडम मुझे अपने हिसाब से चुनने दीजिए, और 6 महीने का उन्होंने टाइम दिया, और 6 महीने के बाद क्या हुआ दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे इस बार भी लगती बन रही है, और शायद प्रधानमंत्री मोदी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। और क्योंकि ये तो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का एक शौक रहा है कि वो अपने आप को इतिहास से बहुत ऊपर रखना पसंद करते हैं, और उन्होंने काफी ऐसे काम किए हैं जो उनके पूर्ववर्तियों ने नहीं किए। तो शायद यही एक चीज है, इंदिरा गांधी वाला काम वो मोदी जी भी करते हैं, और अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चीज होगी। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान के साथ जा सकता है, लेकिन अगर चाइना जो है, चाइना का बहुत बड़ा बाजार जो है वो हिंदुस्तान से चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा कच्चा माल चाइना से आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चाइना से आते हैं, और साथ में जितना भी अपैरल्स का जितना भी सामान है वो ज्यादातर चाइना से आता है। तो ऐसे में क्या चाइना सीधे पाकिस्तान का सपोर्ट कर पाएगा? देखिए, चाइना ने अपने इंडिकेशंस अब पूरी तरह क्लियर कर दिए हैं। चाइना भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार में नहीं कूदेगा, यानी कि जो हमें आशंका थी कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे होंगे और नॉर्थ ईस्ट से चाइना भी अटैक कर देगा, तब हम क्या करेंगे, हमारे उसमें चर्चा होती है 2 फ्रंट वार के लिए क्या हम तैयार हैं कि नहीं है। लेकिन अब यह क्लियर हो गया कि चाइना डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना पाकिस्तान को मशीनरी देगा, संसाधन देगा। अभी कल ही खबर आई थी, चाहे प्रोपेगेंडा, मुझे नहीं पता कि वो सही खबर है कि झूठी खबर है, पाकिस्तान के अंदर करीब 40 टैंक्स, नए बीटी टैंक्स चाइना ने दे दिए। अब वो टैंकों का, वो कैसे चाइनीज टैंक है, उनका क्या उपयोग होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन रिसोर्सेज देना चाइना शुरू कर चुका, और चाइना ने इस बार छुपाया नहीं है, वो मीडिएशन की बात भी नहीं कर रहा है। तो जो आपने व्यापार की बात कही है, दरअसल चाइना के लिए भारत से ज्यादा खतरा इस समय अमेरिका से, अमेरिका के साथ जो उनका टैरिफ वॉर चल रहा है वो किस करवट बैठेगा ये चाइना को भी नहीं पता है।
भारत के साथ तो व्यापार में उनका ट्रेड सरप्लस है, $100 बिलियन वो ट्रेड सरप्लस पर काम कर रहे हैं। यानी अगर इसमें कुछ नुकसान होगा भारत चाइना के बीच में, तो भारत का ही नुकसान होने वाला है ट्रेड के मामले में। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये सबको अपने नफे नुकसान का कोई आइडिया है। लेकिन चाइना, जो कि एक आकलन, पाकिस्तान का आकलन है कि चाइना भारत को पूरब से फंसाएगा, पाकिस्तान भारत को पश्चिम से फंसाएगा, और बांग्लादेश जैसे देश जो नए नए अभी उगे हैं वो भारत को सेंटर में परेशान करेंगे। तो ये एक जो उनकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी से पाकिस्तान का कुछ भला होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये 1 to 1 लड़ाई अगर होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगी। और अगर एक एंगल मैं ये भी मानता हूं कि चाइना जैसे खुल के सपोर्ट में आ रहा है, रूस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हम सबको एक अंदाजा लग रहा है कि शायद रूस, क्योंकि चाइना के साथ आजकल मित्रता है, अभी कल ही परसों एक खबर आई थी कि रूस ने एक अपना अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम चाइना को दिया हुआ है, या चाइना ने कुछ उनको उसके बदले में दिया हुआ है। जब ये आदान प्रदान सैन्य संसाधनों का हो रहा है, तो शायद चाइना, लोगों का आकलन है, खासतौर पर विदेशी और पश्चिम में जो लोग बैठे हैं उनका आकलन है कि चाइना और रूस एक गठजोड़ बना लेंगे भारत के खिलाफ। जबकि हम सबको पता है कि रूस भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, मैक्सिमम रूस कर सकता है कि तटस्थ रह जाए और कुछ खास बातचीत न करे, लेकिन फिर भी रूस कोशिश करेगा इस जंग को रुकवाने की, भले ही वो अपनी जंग में लड़ा हुआ। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब बात इस्लामिक नेशंस की करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके बात खत्म करता हूँ। इस्लामिक नेशंस की बात करें, कम से कम 2 बड़े इस्लामिक नेशंस जिन्होंने पाकिस्तान को खुला तौर पे कह दिया है कि साहब हम इस्लाम के नाम पे आपके साथ है इस जंग में, लेकिन उनमें से भी सऊदी अरब, यूएई अब तक साथ रहेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि भारत के भी इनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और यहाँ पर भी एक व्यापार का है। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे। तो अनुपम जी, इस तरीके से बिल्कुल आपने कहा कि भले ही अलग अलग देशों की मदद लेने का काम जो है पाकिस्तान जरूर करे, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान और गद्दार करना पड़ेगा कि भारत के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। जो आधुनिक हथियार हमारे पास है, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से जैसे जुड़े हो, या चाहे वो ब्रह्मोस्त्र हो, तो ये जो हथियार हमारे पास है ये काफी है झटके में, पल भर में जो गद्दार निगाहें हमारे देश में डाल रहे हैं उन्हें नेस्ता नाबूद करने के लिए। देखिए, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, हमारे पास लड़ने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारे जो दुश्मन है उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक कंगाल देश है, और कंगालों के साथ ये प्रॉब्लम है, खासकर पाकिस्तान के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो भारत विरोध के दम पर टिका हुआ है। वो भारत का विरोध करता रहेगा और उससे जो बन पड़ेगा वो करता रहेगा। अगर हम उसका घर गिरा देंगे तो वो हमारी झोपड़ी जलाने की कोशिश करता ही रहेगा। तो हमको इस दिशा में सोचना चाहिए। हमारे पास हथियार है, आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, आपने S-400 का जिक्र किया, इगला का जिक्र किया, इसके अलावा हमारे पास राफेल है, हमारे पास Su-30 है, Sukhoi 30 एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास नेवी का जबरदस्त बेड़ा है, हमारे पास सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और उनके पीछे लगे हुए हाथों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो, अगर हम AI टेक्नोलॉजी की, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम उस पर भी बहुत जबरदस्त समय पारंगत रखते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप आने दीजिए एक अलग डोमेन, हम तो स्पेस तक के वॉर की तैयारी कर रहे हैं साहब। हम तो उस लेवल पे जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, वहां पे जा भी नहीं सकता है। तो हमारी और उसकी लड़ाई कभी भी बैलेंस की लड़ाई नहीं होने, बराबरी की लड़ाई नहीं होने वाली है, ये वन साइडेड अफेयर रहने वाला है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक चीज देखनी है कि हमने किस तरह से अपना मिनिमम लॉस रखते हुए पाकिस्तान को मैक्सिमम परेशान करना है, मैक्सिमम उसको कैसे मिनिमम लॉस रखते हुए पाकिस्तान को मैक्सिमम परेशान करना। और इस बात का ध्यान पाकिस्तान रख ले कि वो जो बराबरी की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो सपने, जो ख्वाब बुन रहा है, दरअसल वो बराबर से आप उससे नीचे भी नहीं है। उसका जो खामियाजा है वो उसे इस बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से छुपकर, जो बार बार छुपकर वो वार करता है, और अब एक बार फिर से जो सिविलियंस पर हमला कर जो भारत के खिलाफ जो आंख उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, इसका जवाब जो है भारत सरकार देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी, समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू।